नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। अजब है देश का हाल, अजब है दुनिया का हाल। ईरान ने जो हिम्मत दिखाई है, ट्रंप चचा के पसीने आ गए हैं। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अब हम एप्पल और गूगल पर हमला करेंगे। दुनिया में साफ साफ दिख रहा है कि ट्रंप का रुतबा कम हो रहा है। ट्रंप के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर हैं। ईरान के शासक के समर्थन में लाखों लोग सड़क पर हैं। अभय दुबे जी से मैंने शानदार बातचीत की है, लेके चलता हूं आपको अभय दुबे जी के पास। चैनल के साथ बने रहिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। तकदीर का खेल देखिए, अमेरिका में लाखों लोग, 1 करोड़ लोग सड़क पर हैं, ट्रंप का विरोध कर रहे हैं कि भाई ट्रंप बाबू आपने तो अमेरिका को तबाह कर दिया। पोप कह रहे हैं कि खून से रंगे हुए हाथों को भगवान माफ नहीं करता, क्षमा नहीं करता यीशु। दूसरी तरफ ईरान में लोग सड़कों पर निकले हैं, अपने सुरक्षा बलों के साथ यूनिटी दिखा रहे हैं कि हम अपने देश के, अपनी सुरक्षा बलों के साथ हैं। ये किसी भी मुल्क के राष्ट्राध्यक्षों की नीयत पर साफ साफ बताता है कि मुल्क के राष्ट्र के लोग जो हैं वो कैसे हैं। क्या महसूस करेंगे आप कि अमेरिका में जो विरोध बढ़ता जा रहा है, ट्रंप का जो नुकसान होता जा रहा है, जो छवि खराब हो रही है, और जिस तरह ईरान के लोग एकजुट हो रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। अब ट्रंप भी कह रहे हैं कि भाई हमें मतलब नहीं है, जिसको तेल खरीदना हो खरीदो। इजराइल पक्ष में नहीं है कि सैनिक भेजे, अपने साथ में उतारे। बहुत बुरी हालत में फंस गए हैं ट्रंप बाबू, आपका क्या कहना है? देखिए, अमेरिका के नागरिकों का जो युद्ध विरोध है और ट्रंप विरोध है वो बहुत ही स्वाभाविक है। और ईरान के नागरिकों का जो अपनी सेनाओं के साथ उनकी जो एकजुटता है वो भी स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है ये मैं आपको बताता हूं। और उसका कारण बड़ा साफ है और ऐतिहासिक है, और हम लोग हमेशा इस बात को रेखांकित करते रहे हैं। सबसे पहली बात है कि अमेरिका की फौजें कभी अपनी राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करती। अमेरिका की फौजें कभी अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करती। अमेरिका की फौजें अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करती। वो अपने नागरिकों को बचाने के लिए युद्ध नहीं करती। अमेरिका के पूरे इतिहास में अमेरिका की फौजों ने कभी भी अपने लिए युद्ध नहीं किया है। वो हमेशा अमेरिका की दुनिया में जो दादागिरी है अमेरिका का जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य को का विस्तार करने के लिए युद्ध करती हैं, या किसी देश को, जो अमेरिका जिसको अपराधी मानता है, हमारा विरोधी है, उसको दंडित करने के लिए युद्ध करती हैं। अब मैं आपको बताता हूं, वियतनाम में जब 60 के दशक में अमेरिका जो है युद्ध के अंदर कूदा था वियतनाम में, तो अमेरिका ने, जैसे अभी ईरान में उसने अपने एम्फीबियस पोत त्रिपोली और बॉक्सर पे कुछ हजार मैरीन बैठा के भेजे हैं, उसी तरीके से 4 या 5 हजार मैरीन पहले केवल वियतनाम में उतारे थे। धीरे धीरे क्या हुआ, वो संख्या बढ़ती चली गई, और एक ऐसा वक्त आया जब 10 लाख अमेरिकी सैनिक वियतनाम में लड़ रहे थे। यानी उस युद्ध में भी शुरुआत कहां से की थी अमेरिका ने? केवल 4 या 5 हजार ऐसी एम्फीबियस पोत पे बैठकर गए थे पानी के रास्ते, और वियतनाम की धरती पर उतर गए थे कोई ऑपरेशन करने के लिए, और लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ देंगे इस दावे के साथ गए थे। फिर अमेरिका उस युद्ध में फंसता चला गया। फिर एक वक्त ऐसा आया, 10 लाख सैनिक अमेरिका में लड़ रहे थे, 60 हजार से ज्यादा अमेरिकी सैनिक उस युद्ध में मारे गए। और अमेरिका को, और जीत किनकी हुई? जीत अमेरिका से बहुत ज्यादा कमजोर, हथियारों में बहुत ज्यादा कमजोर, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा कमजोर, संख्या की दृष्टि से बहुत ज्यादा कमजोर वियतनाम गुरिल्लों की जीत हुई। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वहां पर जो गुरिल्ला वारफेयर हुआ, उसने अमेरिका की बहुत ही विशालकाय सेना को हरा दिया। अमेरिका वहां से सिर झुकाकर, अपमान के घूंट पीकर बहुत से साल लड़कर वापस आया। उस वक्त मीडिया का साइज इतना नहीं था, हम सब लोग बहुत छोटे छोटे थे, अखबार पढ़ना सीख रहे थे दरअसल। तो मैं तो 1969 में 1969 में 9वीं क्लास में पढ़ता, 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तो मैं ये कहना ये चाहता हूं कि अमेरिका के साथ ये पहले भी हो चुका है, और उस वियतनाम युद्ध के खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर इसी तरह लोग उमड़े थे जिस तरीके से आज ईरान युद्ध के खिलाफ उमड़े। जिस तरीके से यूरोप में अमेरिका विरोधी प्रदर्शन हुए थे, उसी तरह ईरान युद्ध विरोधी प्रदर्शन भी यूरोप में हुए थे। उस दिनों भारत में भी अमेरिका विरोधी प्रदर्शन हुए थे वियतनाम युद्ध के सवाल के ऊपर। तो अमेरिका की जनता आमतौर पर यह मान के चलती है कि अमेरिकी शासक जो तमाम अपने सैनिकों को युद्ध में भेजते हैं,
वो दरअसल अमेरिका की रक्षा के लिए नहीं भेजते, इनकी अपनी साम्राज्यवादी सनकें हैं जिन्हें पूरा करने के लिए, साम्राज्यवादी इरादे हैं, लक्ष्य होते हैं, उनको पूरा करने के लिए भेजते हैं। इसीलिए अमेरिका में गुस्से से आवाज उठ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि अपने बेटे को युद्ध में भेजें। और डोनाल्ड ट्रंप को ड्राफ्ट डॉजर कहा जाता है। ड्राफ्ट डॉजर का क्या मतलब हुआ? ड्राफ्टिंग का मतलब होता है सेना में भर्ती, और डॉजर का मतलब होता है सेना में भर्ती का जो नियम है उसको चकमा देना। भाई जब डोनाल्ड ट्रंप युवा थे तो उनके सामने भी सेना में भर्ती करने का एक अनिवार्य कुछ दिनों के लिए सेना में नौकरी करने का, भर्ती करने का मौका था इनके पास, लेकिन तभी तबीयत खराब होने का बहाना करके ये बच गए थे, अपने आप को बचा लिया था इन्होंने। खुद जो बंदा सेना में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसका बेटा सेना में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसका दामाद सेना में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो इस वक्त अमेरिकी नौजवानों को ईरान खाड़ी युद्ध की आग में झोंक रहा है, और एक ऐसे युद्ध में झोंक रहा है जिसका अमेरिका फर्स्ट की स्वयं उनकी घोषित नीति से कोई ताल्लुक नहीं है। तो लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट है ही नहीं, ये तो इजराइल फर्स्ट है, हम इजराइल के युद्ध को हम क्यों लड़ें? ये तर्क वहां पर लोग दे रहे हैं लगातार। और उसके मुकाबले अगर आप ईरान में देखें, ईरान की जनता कोई ऐसा नहीं है, मैं मानता हूं कि वो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के जो आयतुल्लाहों का जो शासन है उससे बहुत ज्यादा खुश रहे हो। अभी जनवरी के महीने में ही आप देखिए वहां पर जो इस शासन के खिलाफ जो बगावत हुई थी, उस बगावत में शासन ने, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बहुत से ईरानियों को जो उनके खिलाफ खड़े थे उनको जान से मार दिया। उनकी संख्या हजारों में है, ये बात हकीकत है, बिल्कुल हम सब लोग इस बात को मानते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, मैं भी मानता हूं आयतुल्लाहों का शासन उस वक्त इतना कोई खास ईरान में लोकप्रिय नहीं था। इससे ट्रंप को मुगालता हुआ कि अगर वो शीर्ष नेतृत्व को मार देगा तो इस शासन के खिलाफ एक विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही ये शासन वहां पर जो आंदोलन को कुचल रहा था, सत्ता बदलने के आंदोलन को कुचल रहा था। लेकिन वो ट्रंप ये भूल गए कि वो लोग आयतुल्लाहों के शासन को हटाने के लिए ईरान के अंदर से अगर कोई आवाज उठे वो एक अलग चीज है, ईरान के अंदर से कोई आंदोलन उठे वो एक अलग चीज है। बाहर से आप इस तरीके से हमला करेंगे तो वो उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। वही हुआ, जो अयातुल्ला अलोकप्रिय थे वो आज ईरान की सारी जनता उनके पीछे खड़ी हुई है। जिन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दमनकारी माना जाता था और उत्पीड़क माना जाता था, आज वो हीरो बने हुए हैं, उनके पीछे लोग खड़े हुए हैं वहां। तो बिल्कुल उल्टा हो गया सब कुछ। आप देखिए जबकि ट्रेड टावर के ऊपर 9/11 हुआ था, जब आतंकवादियों ने अपने जहाज जो है ट्रेड टावर में टकरा कर तोड़ दिए थे, उस वक्त जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सारी दुनिया से अपील की थी समर्थन की, तो सारी दुनिया उनके समर्थन में आई थी। पूरा यूरोप और भारत जैसे देश और तमाम देश जो है वो अमेरिका के पक्ष में खड़े हुए थे। तो सबको लगा था कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये हमला ठीक नहीं है, इसका विरोध किया जाना चाहिए। आज अमेरिका के साथ कौन है? कोई भी अमेरिका के साथ नहीं है। नाटो के वो देश भी अमेरिका के साथ नहीं है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमेशा से अमेरिका के साथ रहे हैं। इसलिए अब ट्रंप को उन्हें भी धमकाना पड़ रहा है। ट्रंप कह रहे हैं फ्रांस से अमेरिका याद रखेगा कि फ्रांस ने हमारी मदद नहीं की। ब्रिटेन से कह रहे हैं कि अमेरिका याद रखेगा कि ब्रिटेन ने हमारी मदद नहीं की। स्पेन से कह रहा है कि आपने तो अपना जो एयर स्पेस है वो भी हमारे लिए बंद कर दिया, हमारे जहाज भी नहीं आपके एयर स्पेस से स्पेन से गुजर सकते। इसलिए आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। आपको अगर तेल और गैस चाहिए तो जाइए होर्मुज को जाकर खुलवा लीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है, और अपना तेल और गैस मंगा लीजिए। हम आपके लिए लड़ने के लिए वहां नहीं जाएंगे। ये सब बहुत खिसियाए हुए हैं, बहुत चिड़े हुए हैं, बहुत नाराज हैं। अब तो वो बिल्कुल और वो उन्होंने साफ कह दिया है, उनके लोगों ने साफ कह दिया है कि इस युद्ध के बाद जब युद्ध का ये मामला सेटल हो जाएगा, ये सब मामला खत्म हो जाएगा, निपट जाएगा, तब फिर राष्ट्रपति जो है वो नाटो देशों से निपटेंगे। नाटो का क्या किया जाए ये सब करेंगे, क्योंकि नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो जो है वो मुख्य तौर पर अमेरिका की मदद और अमेरिकी फौज की दम पे चलता है। अगर अमेरिका उसमें से अपना हाथ पीछे खींच लेगा तो नाटो खत्म हो जाएगा। फिर पश्चिमी यूरोप को अपनी फौजी सुरक्षा के लिए कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा।
जिसमें उन्हें मुश्किल होगी, निश्चित रूप से मुश्किल होगी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वो हमेशा नाटो के ऊपर निर्भर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति बन गई है। ऐसे बुरे समय में, ऐसी बुरी रणनीति से, ऐसे गलत पूर्वानुमान के साथ में और सत्ता के और ताकत के मद में चूर होकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला किया। उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बिछाई हुई बिसात का हर मोहरा नाकाम हो जाएगा, कोई भी उनके पक्ष में नहीं जाएगा, सब चीज पलट गई। जिस तेल पे वो कब्जा करने गए थे वो तेल आज भी ईरान के पास है और ईरान को उन्हें छूट देनी पड़ रही है कि वो तेल अपना ईरान दूसरों को बेचे। ईरान दूनी कीमत पे बेच रहा है उस तेल। जो होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका सोचता था कि ईरान पे अगर कब्जा कर लिया उसने तो होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकेगा, वहां पर ईरान ने अपना टोल बूथ बना दिया है और जो कोई तेल और गैस को छोड़ के अगर और कोई कार्गो वहां से निकलता है तो ईरान कहता है कि हमारे अकाउंट में इतने रियाल डाल दो। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक साल के अंदर 22 लाख डॉलर, कितना और भी ज्यादा शायद, मैं ठीक से याद नहीं आ रहा है वो संख्या, आज तो मैंने देखी थी संख्या, मतलब लाखों लाखों डॉलर जो है वो ईरान कमाएगा अब जलडमरू मध्य की अपना टोल बना के। और किसी के पास कोई जरिया नहीं है ईरान को इस काम से रोकने का। तो कहा जाता है कि नाक क्या कटी मुंह बन गया। ये युद्ध क्या हुआ, ईरान की बल्ले बल्ले हो गई और अमेरिका की जो हेकड़ी थी, अमेरिका की दादागिरी थी, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, वो सब खत्म हो गई। अब ये लोकप्रियता की अगर हम थोड़ी देर बात करें, ईरान की जनता सड़कों पर आ गई अपने सैनिक शासन के समर्थन में, सैनिकों के समर्थन में, और अमेरिका की जनता अपने राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ सड़कों पर आ गई। तो ये जनता का जो तापमान है, जनता का मूड है, दोनों देशों का जो अलग अलग है, ये क्या संकेत देता है? ये संकेत देता है कि डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति संभवतः अपने आखिरी दौर में जा रही है, क्योंकि अभी चल रहा है मार्च का महीना, आज खत्म हो गया, कल अप्रैल का महीना शुरू हो जाएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी आज से कल से 8वें महीने में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होंगे, नवंबर के महीने में। और मध्यावधि चुनाव में अगर इसी तरह ट्रंप विरोधी मूड रहा जनता का, तो ट्रंप बुरी तरीके से वो मध्यावधि चुनाव में हार जाएंगे। और मध्यावधि चुनाव में उनके हारने का नतीजा ये होगा कि वो एक अधिकारहीन लेम डक राष्ट्रपति हो जाएंगे। इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। और फिर उन्होंने जो किया है, जिस तरीके से अमेरिका को एक अनावश्यक युद्ध में झोंका है और टैरिफ लगा के, और उन्होंने जिस तरह कानून की अवमानना की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ को उठा के कूड़ेदान में फेंक दिया, और भी न जाने क्या क्या किया है उन्होंने, वो सब रिकॉर्ड में दर्ज है। और इनको उन्हीं अभियोगों के आधार पर इनके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा, इनको इम्पीच कर दिया जाएगा। निक्सन के बाद ये इम्पीच किए हुए दूसरे राष्ट्रपति होंगे। निक्सन से पहले भी इम्पीचमेंट हुए हैं, लेकिन वाटरगेट कांड में निक्सन को इम्पीच किया गया था, और अब ये यहाँ पे इम्पीच किए जाएंगे, इन पे महाभियोग चलाया जाएगा। और जब महाभियोग उनके ऊपर चलेगा और वो महाभियोग अगर कामयाब हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति खत्म पूरी तरीके से। और मेरा तो मानना है कि जितने आरोप उनके ऊपर हैं, जिस तरह अदालतें उनको देखती हैं, इस तरह उन्होंने तमाम सारी गलत अदालतों में बातें कहकर अपने लिए गड्ढा खोदा है, डोनाल्ड ट्रंप के बुढ़ापे का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजर सकता है। ये आपकी बात सुनने में होंगे ट्रंप साहब, तो उनका तापमान बढ़ जाएगा कि बुढ़ापे का बड़ा हिस्सा। ये तो खुद ही कह चुके हैं मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा। ये तो खुद ही कह चुके हैं कि अगर मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा तो उनके लिए इसीलिए संजय जी, इस युद्ध में उन्हें कुछ बताना जरूरी है कि हमने ये युद्ध में इतने लोगों को भेजा, इतने रुपए खर्च किए, इतने डॉलर खर्च किए, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, तो हमने कुछ हासिल किया है, इसीलिए छटपड़ा रहे। और ईरान है ना, ये भी कुछ भी हासिल करने का दावा करने की गुंजाइश नहीं देना चाहता। हासिल करने के नाम पे तो तबाही है, इतने जहाज गिर गए, इतनी महंगाई बढ़ गई, इतना हाहाकार मच गया। अमेरिका ने सोचा नहीं था कि ईरान जैसा देश उनकी ऐसी बैंड बजाएगा। दर्जनों जहाज गिर गए और अब सैनिकों को बलि पर चढ़ा रहे हैं। आप सोचिए एक ऐसी जगह पे सैनिकों को भेज रहे हैं जो ईरान कह रहा है आइए स्वागत है, एक भी आदमी बिना ताबूत के वापस नहीं जाएगा। ईरान के लोगों की हिम्मत सबके सामने, डरते नहीं है ईरान के लोग, पता है मौत सामने खड़ी है तब भी वहीं बैठे रहते हैं। खेमनेई साहब उदाहरण थे कि पता था कि मौत आ रही है लेकिन डरे नहीं, वहीं बैठे रहे।
तो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्या ईरान के लोगों की हिम्मत का मुकाबला कर लेंगे? नहीं नहीं, कोई सवाल ही नहीं। अमेरिका तो एक मैंने कभी अमेरिका को बहुत हिम्मती और बहादुर देश नहीं माना। भाई आप दुनिया के एक कोने में, आपके ऊपर हमला तो हो नहीं सकता है कोई। आप ही, आपकी सेना ही दूसरे देशों के ऊपर हमला करती रहती है। दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो कि आतताई देश है, जिसे किसी हमले का सामना नहीं करना पड़ा, जो हमेशा हमले करता है। ये अमेरिका का मामला जो है बहुत ही विकट है। ये अजीब तरह का साम्राज्यवाद है, ऐसा साम्राज्यवाद कभी हुआ नहीं। तो इनका और इस चीज से अमेरिका के आम लोग भी काफी चिढ़ते हैं। उन लोगों को भी इससे काफी परेशानी होती है। कोई बहुत सहमत और खुश नहीं होते हैं इस बात से। एक कहावत कही जाती है कि अमेरिका में अगर पेट्रोल, हैमबर्गर और कॉफी, 3 चीजें महंगी हो जाएं तो अमेरिकी बहुत नाराज हो जाते हैं। तो इस वक्त स्थिति यह है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं अमेरिका में, और बाकी चीज, एक मुहावरा है कि बाकी सामान्य चीजें हैं जो जिनका वायदा करके ट्रंप आए थे कि वो सस्ता कर देंगे, अंडे सस्ता कर देंगे और दूसरी खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी उनके आने में, कुछ भी सस्ता नहीं हुआ और युद्ध के कारण और महंगा हो रहा है। तो लोग ट्रंप के खिलाफ काफी नाराजगी है। अगर ट्रंप की जो बैंड बज रही है, इससे भारत के रिश्तों पे क्या असर पड़ेगा? क्या बाकी लोग खुश होंगे या दुखी होंगे? मुझे तो लगता है ये है कि ट्रंप अगर नवंबर में चुनाव हार जाएं तो मोदी सरकार और मोदी सरकार के समर्थक, वो लोग राहत की सांस लेंगे। दरअसल पूरी दुनिया ही राहत की सांस लेगी कि ट्रंप ने भारत सरकार को, मोदी जी को भी बहुत अपमानित किया है। फिर नया राष्ट्रपति बनेगा, नया राष्ट्रपति नए सिरे से सारे संबंधों पर निगाह डालेगा, उसके साथ नए सिरे से संबंध बनाने पड़ेंगे। हाँ, मोदी जी का ये अपराध हमेशा रहेगा कि इन्होंने ट्रंप के ऊपर बहुत विश्वास किया, ट्रंप को अपना दोस्त कहा और ट्रंप का चुनाव प्रचार करने तक वहां पे गए, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया और बहुत ज्यादा इस बात की उम्मीद करते रहे कि ट्रंप के जरिए उन्हें कुछ मिल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। मोदी को कुछ नहीं मिला, मोदी को सिर्फ उन अपमान मिला और ट्रंप ने भारत के लिए आर्थिक दिक्कतें भी खड़ी की। ठीक बात है कि ये चीजें बहुत विकट होंगी, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका धमकी दे रहा है कि वो ईरान पर परमाणु हमला कर देगा, परमाणु बम गिरा देगा। क्या लगता है ये केवल हवाई बातें? तो नहीं की है, स्पष्ट रूप से इस तरह धमकी नहीं दी है, लेकिन उसने जो धमकी दी है उसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि अमेरिका इस सीमा तक जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका ईरान के ऊपर एटम बम डालने की योजना बना रहा है, और ये कह के उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपना जो पद है वो छोड़ दिया, और उसके बाद वो इतना कहने के बाद में वो संयुक्त राष्ट्र से चले गए। तो इस बात की चर्चा तो हो रही है कि ट्रंप आखिर में चिढ़कर ये कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो एक तो मानवता के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध होगा, क्योंकि बहुत लोग उसके अंदर मारे जाएंगे, बहुत भयंकर होगा वो, जिसके बारे में सोचना भी उचित नहीं है। लेकिन इससे ट्रंप बचेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि ऐसा करके वो अमेरिका के अंदर बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे और वो इम्पीचमेंट से बच जाएंगे, या उन्हें अमेरिका कहने लगेगा कि भाई हमें ये 10-20 साल के लिए नहीं अपना राष्ट्रपति बना दोगे, उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा है ईरान के ऊपर एटम बम गिराकर। इससे ट्रंप का बचाव नहीं होगा। यहां तक ये सब काम करने से ट्रंप की अपनी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी की भी छवि खराब हो रही है। अच्छा भाई जी, हर दूसरे तीसरे दिन जो है ये धमकी की, अगर अब भी बाज नहीं आए तो बहुत बड़ा हम हमला करेंगे, तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। अरे करना तो करो ना। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है और दुनिया के सामने ये बताया जा रहा है कि ये मानना गलत है। आज देखिए, अमेरिकी भारतीयों का एक प्रतिनिधि, अमेरिका में रहने वाले भारतवंशियों का एक प्रतिनिधि, उसने एसोसिएशन बना रखी है, यहाँ टीवी चैनलों में पेश किया जाता है उसको। तो वो कह रहा है कि नहीं बिल्कुल कहना गलत है कि ईरान ने ये कर दिया, वो कर दिया, ईरान घुटनों पे आएगा, ये करेगा, वो ट्रंप से भी ज्यादा ट्रंप की भाषा बोल रहा था वो। तो उसको कई विशेषज्ञों ने डांटा भी कि अब आप भारतवासियों की तरफ से मत बोलिए, आप अमेरिकी हैं, अब अमेरिकी हैं, आप केवल भारत में भारतीय वैसे है देखने में, लेकिन हैं अमरीकी। भारतीयों को अपना निर्णय लेने दीजिए, आप अपनी तरफ से मत बोलिए। तो ये सब जो हो रहा है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल खेल है और ईरानी इस साइकोलॉजिकल खेल को बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं।
वो ये जानते हैं कि आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, जो पहले पलक झपकाता है वो हारता है। ईरानियों ने अभी तक पलक नहीं झपकाई है। अच्छा, ये ईरान भी कम नहीं है, वो कह रहा है अब हम भी आर पार की जंग करेंगे और जो है हम भी गूगल और एप्पल पर हमला करेंगे। सब अगर कुछ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, वो सब कुछ करेंगे। उनको अपने 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 वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। ट्रंप ईरान के तेल के लिए लड़ रहे हैं, ट्रंप अपनी चौधराहट के लिए लड़ रहे हैं। कितना दोनों बातों में फर्क है, ये कितना अगर फर्क है दोनों में। गूगल और एप्पल पर हमले जैसी खबरें आएंगी, मतलब हम्म, उनका कहना है कि जो अमेरिका कंपनियां हैं उन पर सीधे सीधे हमले करेंगे, तो ये तो बहुत चिंताजनक बात है ना कि गूगल पे अगर हमला हो गया कहीं, हम्म, एक झटके में पूरे दुनिया का नेटवर्क खत्म हो जाएगा। याद है कुछ गूगल में जरा सी परेशानी आई थी, सब फ्लाइटें रुक गई थी दुनिया की। नहीं, सारी परेशानियां होंगी। ईरान का मानना यह है कि हम दिक्कत में रहे, हमारे लोग मारे जाएं, हमारे ऊपर बम बरसें, हमारे ऊपर मिसाइलें गिरें, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगें और सारी दुनिया मौज करे, ये नहीं हो सकता। दुनिया को भी तकलीफ होगी। इसीलिए उसने हाइब्रिड वार की तकनीक अपनाई है। उसने कहा मिसाइलों, हम बमों का जवाब मिसाइलों से देंगे और साथ में हम तेल की नाकेबंदी कर देंगे, ऊर्जा की नाकेबंदी कर देंगे, जो उसने कर दी है। ईंट का जवाब पत्थरों से। वो तो मैं तो ये कहूंगा कि उसने ईंट का जवाब जो है वो मिसाइल और नाकेबंदी से दिया है। हाँ सही ये बात है, एक अलग मिसाइल तरह की टैक्स। रणनीति। हाँ, मिसाइलों से उन्होंने बमों का जवाब दिया और उसके खिलाफ जो राजनीति की गई उसका जवाब उसने तेल की और गैस की नाकेबंदी से दिया है। हाँ, और ये करके उसने बाजी पूरी तरीके से पलट दी है। पूरी दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है। भारत का रुपया जिस हिसाब से गिर रहा है अभय जी, डर लगने लगा है क्या होगा अब इतना रुपया गिरता चला जाएगा तो। नुकसान बहुत होगा भाई। एक तो तेल की कीमत बढ़ रही है, उसकी वजह से तेल महंगा हो रहा है, तो आपको तेल के ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। फिर आपका रुपया गिर रहा है साथ में। भाई ये तो एक हकीकत है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं तब से दुनिया में तेल की कीमतें नहीं बढ़ी। तेल की कीमतें मोदी जी की खुशकिस्मती से कम रही। इसका मोदी जी ने जनता को कोई फायदा मिलने नहीं दिया। उसमें उन्होंने अपनी टैक्स वैक्स लगा के खूब पैसा, उन्होंने तेल कंपनियों ने पैसा चीरा, भारत सरकार ने पैसा चीरा, वो फायदा हम लोगों तक कभी नहीं पहुंचा। अच्छा, अब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं जम के। अब तो 112 और 120 के करीब तेल की कीमत लगभग दूनी होने जा रही है जितनी थी प्रति बैरल। तो एक तो आपको महंगे दामों में तेल खरीदना पड़ रहा है, दूसरे चूंकि डॉलर के मुकाबले आपका रुपया कमजोर हो गया है, इसलिए आपको और ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। तो आपको तो बहुत महंगाई, बहुत ज्यादा हर चीज महंगी पड़ रही है, बहुत ज्यादा, बहुत नुकसान हो रहा है भारत का। ठीक बात है, ऐसी स्थितियों में चीजें और खराब होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने जी, मुझे समय दिया, बातचीत की। थैंक यू सर। ये थे अभय दवे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी। ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी कोई नहीं जानता। आपको, मुझे उम्मीद है ये बातचीत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। और मैं फिर याद दिलाऊंगा कि 4 अप्रैल को शाम को 6 बजे 4 PM की तरफ से स्वानंद किरकिरे जी, अंतर्राष्ट्रीय गायक, लेखक, अभिनेता, उनका शो लखनऊ में अंसल में दयाल लॉन में किया गया है। बुक माई शो पर टिकट अवेलेबल हैं। आपको अच्छा लगे, मेरा साथ, मैं वहां रहूंगा, मेरे साथ रहने का मौका चाहिए, हम लोग एक दूसरे से बातें करें, तो फिर बुक माई शो पर टिकट बुक करा लीजिए। टिकट बहुत कम बचे हैं। शुक्रिया, थैंक यू।